नमस्कार, सीटेड क्लब में आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे आयत और वर्ग के रिलेटेड। आज हम लोग कुछ पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज मैथ्स का 5-6 वीडियो तो हो चुका है, सॉरी 1-2 वीडियो हो चुका है जिसमें कि मैंने आयत और वर्ग के रिलेटेड स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, ये सब के बारे में बताया था। तो आज चलिए हम लोग कुछ CDP का क्वेश्चन जो होता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को टोटल कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आपको आंसर पहले सोच लेना है मन में, उसके बाद बताना है, उसके बाद हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आपको चूज करना ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए, तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें तो आपको लग रहे होंगे कि इसमें पहला भी सही है, हो सकता है चौथा भी सही लग रहा होगा, लेकिन हमें सही तो बहुत कुछ इसमें रहता है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, वो हमें चूज करना है। यहाँ पे पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या में तो पूरा पाठ समाहित होता है बच्चे का, जिसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम आएगा और विद्यार्थी क्या क्या अनुभव करते हैं प्रतिदिन किस रूप से। वो इसलिए ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। खेल पद्धति पूछ रहा है, तो आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, एक बार चूज कीजिए। तो आपने सोच लिया होगा, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद आंसर इसका सुनिएगा। बिकॉज अगर ज़्यादा हम टाइम दें इस पर तो वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, जिसमें आप ही लोग को आगे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो ज़्यादा टाइम। तो हम चाहते हैं कम समय में आपका ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए। तो ये इसका आंसर आपका सेकंड का हो जाएगा 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, तो खेल में क्या होगा, आपका विकास और वृद्धि दोनों बढ़ेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता नियम। ठीक है, तो आपने इसका आंसर हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका सही है, क्योंकि आपका प्रभाव पीछे आपने जो सीखा होगा उसी का तो प्रभाव है कि आप नई स्थिति में भी जो काम कर रहे हैं, जो अनुक्रिया दे रहे हैं, तो वो उसी के आधार पे दे रहे थे, इसका उसका प्रभाव अभी तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, तो पठन विकार से, तो पठन विकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही। इसी में डिस्कैलकुलिया रहता तो आपका गणितीय विकार हो जाता। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों क्या कहते हैं, हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो, सुन नहीं पाता हो, मुख बधिर हो, बोल नहीं पाता हो, तो उससे रिलेटेड उस टाइप के बच्चे को हमें कैसे शिक्षा देना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट है अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में बच्चों के साथ, हाँ बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा
और थर्ड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, और फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों को द्वारा। आप कभी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसा रहे तो आप कभी भी विशेष ना विद्यालय उनको दीजिए उस बच्चे को, ना ही कोई विशेष शिक्षक दीजिए। उनको जो अन्य समान बच्चे हैं उन्हीं के साथ आप उनको उनका पढ़ाई करवाइए, ठीक है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अगर आप विशेष बालक की बात कर रहे हैं तो विशेष बालक में उन्हें लगेगा अरे वो सामान्य बालक के साथ हम नहीं बैठ रहे, हमें हमारे में ये विकार है तभी तो हम उसके साथ नहीं बैठ पा रहे, उसमें तो एक छोटापन महसूस होता है अपने में। तो इसी के लिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में विविधता रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ जाए तो लगभग ऑप्शन उसका सीटेट में लगभग सही होता है, ठीक है। चाहे 2-3 लाइन का आंसर हो जाता है तो जनरली वो ऑप्शन आपका सही होता है। तो अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है, क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा है, तो उसमें आप जो है इस तरह का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है सृजनात्मक विचार, सेकंड है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा है अभिव्यक्ति में नवीनता, और चौथा है जिज्ञासा। तो आप अभी चूज करना है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं, प्रतिभाशाली देखे ऑप्शन फर्स्ट चूज करके मार देते हैं सृजनात्मक विचार, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जितना इजी क्वेश्चन रहेगा गलती होने की चांसेस इसमें ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आगे भी पढ़ना आपको है कि प्रतिभाशाली होने के साथ साथ प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है। तो यहाँ नहीं पे आपको फोकस करना है। तो देखिए सृजनात्मक विचार तो रहना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों में, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होनी चाहिए, दूसरों के साथ झगड़ना नहीं होना चाहिए। तो नहीं ही पूछ रहा है तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपना समाज सृजन करते हैं, बच्चा सृजनात्मक अभिव्यक्ति देता है, ठीक है। सृजना रिलेटेड जितना होगा, सृजनात्मकता, ठीक है। तो ये सब जो है कथन किनका है, ये सब सारे कथन जीन पियाजे का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे सृजनशील होते हैं तो इस जितना भी कथन है सारा पियाजे का आ जाएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है घर में बात नहीं करती इसलिए नहीं करती होगी कि उसके घर में उसके बात की कोई वैल्यू नहीं होगा, और विद्यालय में इसलिए बात करती है कि वहाँ पे उसके बात को वैल्यू दिया जाता होगा। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आपका हो गया विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। हाँ हो सकता है देता होगा, हमें आगे का भी ऑप्शन देखना है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ऐसा नहीं कह सकते। आगे पढ़ते ऑप्शन कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा होता नहीं होगा क्योंकि हर एक बच्चे को अपना घर जितना भी भले ही वो नहीं बोल रही हो लेकिन घर तो पसंद ही पड़ता होगा। आगे हम देखते हैं उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ही सबसे पॉजिटिव बात कह रहा है कि उनके विचारों को या कृतिका के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आपका वैल्यू सिंपल है कि आप जहाँ पे आपका वैल्यू होगा तो आप वहाँ पे बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पे आपका जो है कोई वैल्यू ही नहीं आपके बात का तो वहाँ पे आप बोलना पसंद नहीं करते, आप चुपचाप ही बैठना पसंद करते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए इसमें डायरेक्ट एक शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमता को जानना चाहिए। ये बच्चा तभी जान सकता है एक शिक्षक जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होगा तभी। हम लोग भी जनरली ये पढ़ रहे हैं, सीडी पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसका जनरली ये सब जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बताइए। बच्चे का 1 से 5 अगर आप देख रहे हैं, ये 1 से 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें जनरली इसका कोई यूज आप जो है क्लास में देख इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बच्चे के सिलेबस से कोई लेना देना इसका नहीं है, फिर भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें बच्चों में जो विविधताएँ पाई जाती है उसकी समझ हो सके। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने या प्रयास करना का मौका देता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका
4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा हम किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा हम उसको कहते हैं जनरली, जैसे आप लोग को सीटेट पास करना है, ठीक है, तो आप निरंतर लगे हुए हैं कि हाँ इस साल नहीं हुआ, चलो अगले साल तो करना ही है करना किसी तरह से। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है, सॉरी इसमें ऑप्शन फर्स्ट नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो आपका अपना होता है। जैसे सीटेट पास करना आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, आप बाहर कहीं घूमने गए, ठीक है, तो घूमने जाने के क्रम में आपने डॉक्टर को देखा निकलते हुए, उनका खुद का गाड़ी होता है, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो आप सोचे कि नहीं चलो भाई हमें डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। आप अलग इसी तरह से किसी भी पर्सन को देख रहे हैं जो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ा डेवलप रहता है, एंड देन फिर जो है फैसिलिटी मिल रहा है वो लोग को, तो आप सोचते हैं हमको यही बनना है, तो ठीक है। तो हर एक जगह प्लेस पे जाते हैं और आपका जो है अभिप्रेरणा चेंज होते रहता है, तो उसी को कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो हम लोग क्वेश्चन जो है आप सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा क्या करता है? अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए अधिगम को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा से में सोचने के योग्य बनाती है, और शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास पैदा करती है। तो रुचि का विकास देखिए यही होता है अभिप्रेरणा। आपको कैसा अभिप्रेरणा कब आएगा? जब आप किसी भी चीज़ के प्रति रुचि लेंगे तभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। जहाँ पे हमें पॉजिटिव बात मिला तो वहाँ से हमें ऑप्शन टिक कर देना है, सिंपल सा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हैं यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया एक ना कीवर्ड्स रहता है। आप किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए जहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, इस तरह का अगर कोई कीवर्ड्स मिल जाए, अगर आपको ऑप्शन, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये मिला तो यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन हाँ अगर उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जो ऑप्शन सारे मैच लग रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आप कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये अंतःक्रिया कीवर्ड से चूज करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक करना है। तो यहाँ पे आप इसका सीखना तभी समृद्ध होगा जब विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास का चर्चा किया उसमें टोटल 4 अवस्था होता है। सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट में चला जाएगा संवेदी परक, ऑप्शन 1 में जाएगा 1 नंबर में। इसको आपको क्रम से भी याद करना है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी आपको क्वेश्चन में आता है कि इसको आप क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आएगा संवेदी परक अवस्था, उसके बाद सेकेंड में जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड में जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ में आएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, तो बच्चा जो है तार्किक चिंतन करेगा, वो भी अमूर्त करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका मूर्त। तो मूर्त में कभी बच्चा जो है अमूर्त तार्किक चिंतन कर नहीं सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कहता है कि अगर बच्चे के सामने में कोई वस्तु रख रहे हैं मूर्त रूप से तभी वो चिंतन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो दैट मीन्स वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी का दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको इसको तो पहले एक क्रम से याद करना है, फर्स्ट में कौन, सेकेंड में कौन, थर्ड फोर्थ, उसके बाद इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ठीक है, तो कोई जो है ऑप्शन फर्स्ट है आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, और परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, जनरली हम लोग ये धारणा बनाते हैं कि अगर बच्चा का ठीक मार्क्स नहीं ला पाया एग्जाम में तो दैट पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, या टीचर शायद जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक से पढ़ा नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है बच्चा को
सारा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब होता है वहाँ पे हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती है, जो क्वेश्चन आता भी है लगता है कि ये उसमें माइंड कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि उसको अंक अगर 100 में से टोटल 50 आया है हम कहेंगे बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, अगर किसी को 95 आया है तो पढ़ने वाला है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो अवसर भी क्या हो गया आपका, कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। तो अवसर को भी आप कीवर्ड्स के रूप में कीजिएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए वहाँ पे अवसर अगर आपको दिखा, अंतःक्रिया दिखा, तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको चूज करके जो है ऑप्शन ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए इसमें तो सारा ऑप्शन अभी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो नहीं है। यहाँ पे बच्चे जनरली आपको क्वेश्चन थोड़ा फोकस करके पढ़ना है कि विशेषता नहीं आपको पूछ रहा है, तो आपको नहीं वाला नेगेटिव शब्द को चूज करना है। देखिए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है कि सीखने में तो आप बहुत कुछ सीखते हैं तो व्यापक होगा, व्यापक मीन्स ही बड़ा होता है। लक्ष्योन्मुखी सही बात है, अगर आपको जो है सीटेट पास करना है तो आप उसके रिलेटेड नहीं आ रहा है सीडीपी समझ में, फिर भी हम पढ़ रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनअधिगम से भी सिंपल है, अनअधिगम से भी आपको सीखने, अनअधिगम भी जो होता है सीखने की प्रक्रिया से होता है, और अनअधिगम का चर्चा जो किया था वो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। एक आपका यहाँ पे पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कौन किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा होगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, बच्चा आस पड़ोस में भी सीखता है, बच्चा घर परिवार में सीखता है। तो बच्चा का सबसे पहला सीखने का स्थान क्या होता है, परिवार होता है, उसके बाद उसका समाज आता है, ठीक है, विद्यालय आता है, सॉरी सेकेंड स्थान पे, और थर्ड पे जो है उसका आस पड़ोस और मीडिया आता है, ठीक है। तो एक निष्क्रिय एजेंसी आता है कि सीखने की निष्क्रिय एजेंसी, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या होता है, तो आपका हो जाएगा पुस्तकालय, जो कि निष्क्रिय एजेंसी के रूप में भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो समाजीकरण की पहली इकाई पूछेगा तो परिवार, दूसरी इकाई पूछता है तो विद्यालय, तीसरी पूछता है तो आस पड़ोस या मीडिया। तो ये ऑप्शन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर नहीं आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे इसके बारे में नहीं जानते, तो आप इसको जो है वीडियो पॉज करके आप कहीं कॉपी में एक जगह नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं मानना चाहिए का जो है शैक्षिक संस्थान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें नेगेटिव कह रहा है तो आपको नेगेटिव ही चूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, ऑप्शन है आपका, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सर्वन सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए, और के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए अगर आप बच्चे के साथ विशेष व्यवहार भी करते हैं तो वो भी बच्चा सोचता है कि चलो हम में कुछ तो खामी है जिसके कारण ये सारे लोग हम में विशेष व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पार्टिकुलर किसी आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो बार बार उसके यहाँ आप जाइए, हाँ बोले कि पानी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो वो भी उब जाते, बोलते अरे कहाँ आ गए हम, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आप चूज नहीं करना है, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले उसके लिए कोई विशेष कक्षा की सुविधा नहीं आपको उपलब्ध करानी है, आपको एक सामान्य कक्षा जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे उसी तरह से, हाँ उपकरण आप उस बच्चे को दे सकते हैं, सरब सीडी के माध्यम से, या कुछ नया उपकरण दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर सुन सके, उसको क्लास के आगे में बैठाइए ताकि उसको ठीक से दिख सके। श्रवण बाधित है तो थोड़ा बहुत जैसे होता है नज़दीक से ज़्यादा सुनता है तो उसको सबसे पहले बेंच पे बैठाइए ताकि वो टीचर बोले तो ज़्यादातर बच्चे समझ सके। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा कि ऑप्शन कौन सा सेकंड है। चलिए तो आपने इसका ऑप्शन चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको तो कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाने, कोई विशेष व्यवहार करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और सरब सीडी उपलब्ध कराइए ताकि बच्चे को सहायता मिले और बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अंतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखिए मानक भाषा में बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा चिढ़ेगा, हाँ जनरली आप बच्चा, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, तो अगर आप बच्चे का सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो व्यवहारिक लैंग्वेज है बच्चे का, अगर उस लैंग्वेज में आप बच्चे को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा आपसे पढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर मानक भाषा आप ले रहे तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड कह रहा है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता।
तो शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता प्राप्त करना ही टीचर का जो है मेन नहीं है, ठीक है। हमें कुछ खूब साइंस में जो है हम ना ये कर लिए, PhD कर लिए, अब बच्चे को पढ़ाने गए, हम बच्चे से ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बच्चे समझ नहीं पा रहे हमसे, तो वो जो है हमारे पढ़ने से कुछ बच्चे को कोई लाभ ही नहीं है, तो ये तो विशेषता नहीं हुई ना। तो हमें तो ये चूज करना है, हमें जितना भी CDP का क्वेश्चन है बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे को प्लस पॉइंट मानते हुए हमें ऑप्शन चूज करना है। तो पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है, हमें पढ़ाने की उत्सुकता है, हाँ ठीक है, लेकिन बच्चे में पढ़ने की उत्सुकता नहीं है हमारे से, तो वो भी तो गलत है। तो हमें धैर्य और दृढ़ता चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से धैर्य और दृढ़ता, ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका होता है टीचर का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जैसे आपके साथ आप बता रहे हैं, हाँ 2 + 2 बाबू 4 होता है, बच्चा ठीक है सर 4 होता है। आफ्टर 5 मिनट्स आपने बच्चे से फिर पूछा कि बाबू बताओ 2 + 2 क्या होता है, तो बच्चे कह रहे सर 5 होता है, तो उसमें आप चिढ़ जाएंगे। तो आपको चिढ़ना नहीं है, आपको लगे अरे यार मैंने तो अभी बताया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो होगा धैर्य और दृढ़ता होगा, आपको धैर्य रखना है क्लास में, ठीक है, और दृढ़ता भी रखना है, ताकि हम बच्चे को जो है ठीक से समझा पाए, सिखा पाए, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में तो थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से कर रहा है, यहाँ पे ये आपको पॉइंट नोट करना है कि तार्किक कह रहा है, ठीक है। तो बच्चा तार्किक चिंतन कब कर सकता है, बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है कब, सॉरी तार्किक चिंतन तो करेगा, ठीक है। एक होता है तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है तार्किक रूप से चिंतन स्टार्ट कर देता है। संवेदी परख में बच्चा चिंतन तो करता ही नहीं है, हाँ बच्चा ये होता है कि संवेदी परख में जब बच्चा 18 माह का होता है, मतलब 18 महीने का होता है, ठीक है, 18 माह का होता है, तो बच्चा जो है किसी भी कार्य को करने से पहले चिंतन करना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन रहेगा 18 माह, या आपको रह सकता है 1/2 ईयर, ठीक है, तो 1.5 साल के लगभग का रहेगा ऑप्शन। तो आपको वहाँ जो है देख लेना 18 माह या 1.5 साल है। तो बच्चा यहाँ से कोई भी चीज़ करने से पहले चिंतन करता है, लेकिन कह रहा है तार्किक रूप से, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा चिंतन करता है, लेकिन अतार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन उसका नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा जो है तार्किक रूप से किसी भी वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा अमूर्त तार्किक चिंतन कब करता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ठीक है। तो हमें इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, तो ये सारे को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो 16 का जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है। सिंपल है, बच्चे को कभी कभी क्लास में आप भी देखते होंगे, आपके गाँव घर में जाते होंगे तो स्कूल के साइड से जाते होंगे तो आप देखते होंगे बच्चे क्लास में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बातचीत कर रहे हैं जिसका मतलब टीचर जो है यहाँ नहीं है, ठीक है, टीचर नहीं है तो गलत बात है, रहना चाहिए, बच्चे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे आपस में बातचीत इसके लिए कर रहे हैं कि बच्चे आपस में बातचीत करके भी कुछ नया ही सीखते हैं। और क्योंकि क्लास जो होता है एक सामूहिक शिक्षा होता है, दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, जिसमें कि विभिन्न तरह के बच्चे जो है विभिन्न धर्म के संप्रदाय के अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है घर से नहीं निकलता होगा, दिन भर घर में ही रहता होगा, हाँ स्कूल से घर वापस आया, फिर लेकिन वो स्कूल में बहुत सारे बच्चों से मिलता होगा, हाँ उसके बारे में राय विचार ये सब लेता होगा, तो वो भी अपना देता होगा कि हाँ मैंने ये घर में किया, वो किया, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो बच्चे इसमें भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा कारक सबसे बेहतर कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो करना तो वो तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनरली अभिभावक कई जो हैं वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं बच्चे गप कर, हम जाते हैं प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। क्यों बदले भाई अनुभाग, हाँ हमें तो बच्चे को समावेशी शिक्षा देना है, सबके साथ शिक्षा देना है,
तो हम क्यों बदल दें उनका भाग। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप चर्चा कीजिए, बैठिए, आइए समझिए कि हमने बच्चे को क्यों गप करने के लिए जो है क्लास को छोड़ दिया है 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो इसी के लिए बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में बातचीत करें, ताकि बच्चे उसमें सीखते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ये तो भाई गलत बात है। आप जिस भी स्कूल में डालेंगे ये तो रूल ही रहता है कि बच्चे को थोड़ा टाइम दिया जाता है आपस में बातचीत करने के लिए, ताकि वो कुछ नया सीख सके। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18 पे जाते हैं। सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। अंतःक्रिया रहे इसी को सूच का सिद्धांत कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, तो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। और गेस्टाल्टवाद जो है कोहलर आ जाता है। इसमें कोहलर कपका बर्डहैमर आता है जो इसके प्रवर्तक रहे हैं। तो मेन आएगा, तो आपको कोहलर चूज करना है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। हाँ, इसने यहाँ पूछ रहा है किसने बढ़ावा दिया था, तो गेस्टाल्ट संप्रदाय ने। ठीक है, लेकिन प्रवर्तक इसका जो है कोहलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, तो किनके द्वारा किए गए। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था जो है वो दिया गया है पियाजे के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है सक्रिय आएगा, कभी आपको आ जाएगा निष्क्रिय आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन पढ़ लेता है पहले। ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका तो सक्रिय सदस्य बच्चे तभी बनेंगे जब वो बच्चे किशोर होंगे। बच्चे सदस्य तो बनाते हैं कब, बाल्यावस्था में भी, लेकिन वो क्या होता है, सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, वो निष्क्रिय रहता है। ठीक है, अस्थायी होता है, लेकिन इसमें जो भी बनेगा सदस्य वो अस्थायी सदस्य बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, नकारात्मक तो गलत बात है, नकारात्मक तो होना ही नहीं चाहिए। अग्रोन्मुखी, हाँ सोच सकते हैं होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण नहीं, बच्चे को कभी भी सहानुभूतिपूर्ण सीखने की प्रक्रिया में अगर आप सहानुभूति दिखा रहे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। ठीक है, तटस्थ की भूमिका, ये भी नेगेटिव शब्द है। हाँ, बच्चे को अभी आप बोले 1 का टेबल अभी आपको आना है तो आना है, तो बच्चा को तो डर से तो किसी तरह लिख देगा चोरी छुपे, लेकिन बच्चा सीखेगा नहीं। ठीक है, तो ना ही तटस्थ की भूमिका में आपको रहना है, ना ही सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, सहानुभूति नहीं दिखाना, अच्छा बच्चा लिखो, हम तुमको ये टॉफ़ी देंगे, हम तुमको ये देंगे। हाँ, तो कह सकते हैं ये करके भी बहुत सारे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते हैं। तो हम भी बच्चे, अब प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ाते तो वहाँ में टेस्ट लेते हैं, बच्चे को किसी को गुड दे देते हैं, वेरी गुड देते हैं, हाँ यू गेट 5 स्टार नाउ, तो वहाँ पे कभी हम स्टार देते हैं 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, बच्चे इससे खुश होते हैं और सीखने में उन्हें मन लगता है। लेकिन सहानुभूति ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए क्लास समावेशी कक्षा रहता है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र के बच्चे आते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, टोटल मान लीजिए क्लास में 10 से 15 बच्चे हैं। ठीक है, आप उसमें किसी एक बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो तुम ना ऐसे लिख लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि नहीं, हमें वो 14 जो बच्चा है वो बच्चा सिंपल है। अब कोई बच्चे पे कोई टीचर सहानुभूति दिखा रहे हैं तो वो बच्चे सारे इसकी तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो उसको लगेगा हम में कुछ तो कमियां हैं जो टीचर हमारे ऊपर सहानुभूति करे। सहानुभूति किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समानुभूति रहता है, समानुभूति मीन्स होता है एक समान, हाँ सारे बच्चे जैसे हैं वैसे ही हम हैं। ठीक है, तो वो होता है समानुभूति। तो सहानुभूति भी नकारात्मक शब्दावली है। नकारात्मक तो फर्स्ट गलत ही है, सेकेंड थर्ड गलत, फोर्थ गलत। तो बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी व्यवहार अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार जो है किससे संबंधित है। सिंपल सा है, तो विकास कभी नहीं खत्म होगा, डेट मीन्स क्या, विकास जो है निरंतर चलते रहता है। तो निरंतरता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे के संज्ञान से रिलेटेड, तो खेल का मैदान कह सकते हैं, सभागार कह सकते हैं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ये भी कह सकते हैं, घर ये भी कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आप में तो इस समय सभी लग रहा है, ठीक है, कि खेल के मैदान में बहुत सारे बच्चे आते हैं। हाँ, ये ऑप्शन यहाँ रहता है कि बच्चे अनुशासन कहाँ सीखते हैं सबसे ज़्यादा, तो खेल के मैदान में। तो अनुशासन का जनक भी खेल को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल में जो है अनुशासन सीखते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले से इसको मार्क कर लीजिए कि नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, नहीं तो पता चला क्वेश्चन में मैंने पढ़ लिया नहीं, लेकिन आंसर देते देते हमारा जो है जो ऑप्शन ही बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण, रटना तो आ गया, निगेटिव आ गया तो इसको क्रॉस कीजिए। चलिए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, ये ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वो भी ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक है तो वह जो है उसको जिस भी परिवेश में आप लेके जाइए वहाँ पे समायोजित करेगा। वह अमूर्त रूप से सोचेगा, प्रतिभाशाली है तो अमूर्त सोचेगा, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, हम तभी सोच सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जब कभी ना कभी हम उसको एक बार मूर्त रूप में ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, आप मान लीजिए किसी क्लासरूम में आप पढ़ाई करते हैं तो आप उस क्लासरूम के बारे में कब सोच सकते हैं, कब चिंतन करेंगे, तभी चिंतन कर सकते हैं जो आप कभी उस क्लासरूम में गए होंगे। ठीक है, आप अपने बचपन को भी याद करते होंगे तो उसी तरह से कोई मूर्ति चीज़ को हाँ हमने उस समय वो किया था, वो देखा था, तो इस तरह से आप चिंतन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी सही है कि प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की, ठीक है, संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये सही है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन यहाँ क्या चूज़ करना है, निगेटिव चूज़ करना है। कौन सा लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं होता है, तो ये लक्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है ये क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट की वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, नेगेटिव से पॉइंट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। 25 आपका क्वेश्चन कह रहा है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, चलिए ऑप्शन सेकेंड आपका है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभिप्रेरित शिक्षण का वो उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, शिक्षक को दिया गया उपचारात्मक कार्य ये भी हम नहीं मान सकते हैं, और कक्षा में एकदम खामोशी तो नहीं होगा, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना कह सकते हैं एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा, क्योंकि बच्चा प्रश्न कब पूछेंगे, बच्चा अभिप्रेरित है, बच्चा उस टॉपिक से, मान लीजिए आप कोई टॉपिक ले रहे हैं, साइंस का ले, ईवीएस का ले, ठीक है, कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप गांव समाज के बारे में बता रहे हैं, जल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बच्चा अगर उस टॉपिक में रुचि ले रहा है, ठीक है, अभिप्रेरित है उस टॉपिक से, तो वो बच्चा प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेगा, सर हम तो देखे थे क्या कोई पानी वाटर को जो है किसी वाइट वाले बॉटल में डालते हैं तो पानी हमें वाइट दिखता है, किसी रेड वाले में डालते हैं वो रेड दिखता है, तो ऐसा होता है सर कि हम इसमें डाले वो पानी जो है कलर चेंज कर लेता है। तो बच्चा उसमें आपका रुचि ले रहा है, तभी तो आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको हाँ गुस्सा नहीं करना, आपको बताना समझाना है। ठीक है, कि बच्चा उसमें बच्चे में ये ऐसा क्यों सोच रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि बच्चे अगर किसी चीज़ को जैसे पानी को वाइट बॉटल में देखे तो बोले पानी वाइट है, रेड बॉटल में देखे तो उन्होंने बोला बच्चे कि पानी रेड है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है, तो बच्चे में संरक्षण के सिद्धांत की कमी है। बच्चे अभी तक जो है संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति नहीं किए हैं, इसी के लिए वो पानी को कभी रेड और कभी वाइट समझ रहे हैं, क्योंकि पानी तो वाइट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका ये भी जो है आंसर आ गया कि संरक्षण के सिद्धांत की प्राप्ति इस टाइप के बच्चे में अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन में हमेशा आप थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सांवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकलना और सानिध्य या संगति की आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बोध ही समझ, बोध को ही हम लोग समझ कहते हैं। ठीक है, तो बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशील पर अनुसंधान करने से। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, मन का चित्रण मीन्स होता है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। तो आप मन का चित्र थोड़ी बना सकते हैं। हाँ, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना ऐसा तो नहीं होता है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण तभी होगा कि आप उस पर क्या होता है, मन की क्रियाशीलता पे अनुसंधान करें। अनुसंधान दैट मीन्स खोज करें। ठीक है, इसमें आपको तो सारा पॉइंट लग रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको सबसे पॉजिटिव बात जो लग रही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है क्या, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचिए इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। देखिए, महंगी और चमकदार बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट देख लेते, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये तो नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते हैं कि बच्चा कहानी से भी सीखता है। ठीक है, कहानी कथन से भी, लेकिन सबसे पॉजिटिव, क्योंकि ऑप्शन में क्या करें, सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि अक्षमता के अनुरूप, बच्चा को जिस चीज़ में अक्षमता है, जिसमें वो क्षमता कैपेसिटी नहीं है बच्चे को उस चीज़ करने में, तो उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति। ठीक है, अगर बच्चे 2+2 जो है कि कोई बच्चा लाइन पे लकीर आप खींच दें कॉपी पे, तो बच्चे सीख जाते हैं, 1 2 3 4 काउंट करते हैं। कोई बच्चे उसे नहीं समझ रहे तो उनको आप उंगली का यूज कीजिए। हाँ, 2 इधर और 2 इस फिंगर में, देन बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ सर इसमें भी 2 और 2, और देन काउंट करेंगे 1 2 3 4, यू गेट 4। सो यहाँ पे बच्चे, तो उस बच्चे के जो सीखने का क्षमता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें बताना है कि बच्चा इस क्षमता से सीख सकता है, इस कैपेसिटी के द्वारा अगर हम बच्चे को बताते हैं तो बच्चा ठीक से समझ रहा है, तो हमें वही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 28 यहाँ दो क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया था, तो आपके टोटल इसमें 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम हिंदी का भी बनाएंगे वीडियो इसके बाद। ठीक है, हिंदी का रहेगा उसमें आपका, तो उसमें गद्य रहेगा, पद रहेगा, और उसका जो शिक्षण है टोटल 30 नंबर का, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आ जाएगा आपका। तो आप जो है अगर आपको ठीक से समझ में आ रही हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रही हो समझ में तो हमें कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि हाँ आपने क्या समझ में नहीं आया आपको। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हिंदी का, जो कि नेक्स्ट आएगा आपको कुछ समय। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है प्रॉपर वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।